555। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज देश ने एक संकल्प लिया कि इतने सालों से जो वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ काम हो रहा था, उसके खात्मे को लेकर लक्ष्य निर्धारित हुआ है कि अगले 2 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को देश में से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी खबर पर करेंगे आज हम चर्चा भी कि किस तरीके से केंद्र सरकार जमीन पर उतरकर जो काम कर रही है, जो कदम उठा रही है, जो बड़ी पहल कर रही है, उसके वजह से ही ये लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद भी सार्थक साबित हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी उग्रवाद पर हुई समीक्षा बैठक। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों ने लिया हिस्सा। अगले 2 सालों में वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का लिया गया संकल्प। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो दर को 6.5% पर रखा गया बरकरार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, सितंबर की खुदरा महंगाई दर के आंकड़े अगस्त और जुलाई के मुकाबले हो सकते हैं कम। तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केसीआर पर बोला सीधा हमला। बीआरएस को भ्रष्टाचार रिश्वत समिति बताया। भाजपा राज्य परिषद बैठक के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, कांग्रेस एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि सोनिया, राहुल, प्रियंका की पार्टी है। नौवां P20 सम्मेलन 13-14 अक्टूबर के बीच दिल्ली में होगा आयोजित। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन का मुख्य विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया। G20 के अलावा 10 अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। केंद्र सरकार आपदा प्रभावित सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी। राज्य आपदा मोचन निधि से अपना हिस्सा जारी करने को दी मंजूरी। राज्य में हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम का गठन। राज्य में आई बाढ़ से लगभग 40 लोगों की हुई मौत, हजारों अब भी फंसे। ईरान की नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार। महिला उत्पीड़न के खिलाफ और सभी के मानवाधिकारों की आवाज उठाने के लिए किया जाएगा सम्मानित। नोबेल पुरस्कार समिति ने कहा, नरगिस मोहम्मदी को बहादुरी भरे संघर्ष की जबरदस्त व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक। तीरंदाजी में पुरुष रिकर्व टीम और भारतीय पुरुष ब्रिज टीम ने जीता रजत। बैडमिंटन में पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय ने 41 साल बाद दिलाया कांस्य, तो वहीं सेपक टैक्रो में भी मिला ऐतिहासिक कांस्य। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में सफलता मिली है और ये लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। आज नई दिल्ली में उन्होंने वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों के सहयोग से 2022-23 में बड़ी सफलताएं मिली। उन्होंने अगले 2 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद का पूरी तरह से सफाया करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2019 से ऐसे क्षेत्रों में कमी आ रही है जहां उग्रवादी बचे हुए हैं। सीएपीएफ के 195 नए शिविर लगाए गए, 44 नए शिविर भी स्थापित किए जाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ तैनाती के साथ ही तर्कसंगत विकास
नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में ये समस्या वहां दोबारा ना उठ सके, इसके लिए निरंतर निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया। तो केंद्र सरकार ने जताया संकल्प। ऐसे में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे को लेकर कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहेंगे, विशेषकर किस तरीके से सरकार इस दिशा में लगातार कार्यरत रही है। ऐसे में उग्रवाद का खात्मे की जब बात होती है तो सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है वो यही कि 2 सालों में पूरी तरह से इस वामपंथी उग्रवाद का समापन किया जाएगा। साथ ही आंकड़े भी रखे गए हैं कि 2022 और 23 इन सालों में प्रभावित राज्यों के सहयोग से बड़ी सफलता मिली है। सभी राज्य जिन वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं उन सब ने सहयोग किया है और यही कारण है कि 4 दशक में सबसे कम हिंसा और मृत्यु के मामले 2022 में दर्ज किए गए हैं, जो एक बड़ी सफलता है सरकार के लिए। लेकिन इस खात्मे को लेकर अगर हम आपके सामने एक 10-10 सालों का तुलनात्मक आंकड़े सामने रखना चाहें, साल 2005 से 14 और साथ ही 2014 से 23 के आंकड़े अगर हम देखें तो हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। जो सरकार ने कदम उठाए हैं उन्हीं का कारण, उसी के परिणाम आपके सामने रख रहे हैं हम कि हिंसा की घटनाओं में 52% तक की कमी आई है। साथ ही साथ अगर हम संबंधित मौतों की बात करते हैं, संबंधित मौतों में भी सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण ही लगभग 69% की कमी आ गई है। यानी वामपंथी उग्रवाद के कारण जो मौतें होती हैं उसमें इतनी भारी कमी आई है। ये पिछले 10 साल और उसके बाद 14 से बाद के सालों के आपके सामने आंकड़े रख रहे हैं, 14 से 23 तक के आंकड़े। वहीं जब हमारे सुरक्षा बलों की बात की जाती है तो वामपंथी उग्रवाद के चलते हमारे सुरक्षा बलों की मृत्यु के आंकड़े में भी आप देखिए 72% की कमी आई है। यानी सरकार जिस रणनीति पर काम कर रही थी उसी के परिणाम स्वरूप हमें ये आंकड़े मिल रहे हैं। न केवल सुरक्षा बलों की मृत्यु बल्कि अगर हम नागरिकों की भी जो मृत्यु वामपंथी उग्रवाद के चलते होती है उसकी भी बात करें अगर हम, तो नागरिकों के मृत्यु के आंकड़े भी ये दिखाते हैं कि लगभग 68% की कमी वहां भी देखी जा रही है। यही नहीं बल्कि जो जिले हिंसा की, वामपंथी उग्रवाद के चलते जो हिंसा होती है उसकी जो रिपोर्ट्स की जाती थी, शिकायतें की जाती थी, उसमें भी 53% की कमी दर्ज की गई है। हिंसा की सूचना जिन पुलिस स्टेशंस में दी जाती रही है वो ये भी हिंसा की सूचनाओं के भी, पुलिस स्टेशंस की भी 62% कमी आई है, जो ये दिखाता है कि जो काम सरकार जिस लक्ष्य के साथ, जिस सोच और जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी वो सफल साबित हुई। लेकिन इसके कारण, एक बड़ा कारण इसके पीछे ये भी रहा है कि सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। कौन सी है वो पहल जिनके कारण ये सब हो पाया? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जीरो टॉलरेंस। सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई कि सही नहीं जाएगा वामपंथी उग्रवाद, और केंद्र सशस्त्र पुलिस बल के 195 नए शिविर स्थापित किए गए, 44 और शिविर भी हैं जो खोले जा रहे हैं। और ये केंद्र सशस्त्र पुलिस बल के जो शिविर खोले गए इससे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। लेकिन साथ ही साथ वित्तीय पोषण, उग्रवाद को जो पोषित करते हैं, जो उनको वित्तीय सहायता देते रहे हैं, उस पर भी लगातार प्रहार होता रहा है। एनआईए और ईडी मिलकर विभिन्न राज्यों की एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं ताकि इस वित्त पोषण पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन यही नहीं बल्कि इसी के साथ साथ सरकार ने मुआवजे की राशि भी बढ़ाई। जो पीड़ित है उनके लिए राशि 5 लाख से बढ़ाकर 20 और अब 40 लाख रुपए तक हो गई है। और ये सब पहल है जिसके कारण हमें ये बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने विकास, इन क्षेत्रों तक विकास भी पहुंचाया। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तक अगर आप जाएं तो आप पाते हैं कि नक्सलवाद के चलते, वामपंथी उग्रवाद के चलते वहां विकास पहुंचा ही नहीं था। लेकिन सरकार ने विकास भी साथ साथ आगे बढ़ाया, जिसमें सड़क निर्माण, दूरसंचार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और शिक्षा तो शामिल रही। लेकिन साथ ही साथ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस योजनाएं भी लेकर आए। इस योजना के तहत 44,000 से अधिक परियोजनाएं हैं जिन्हें इन क्षेत्रों में शुरू किया गया। 80% से अधिक परियोजनाएं इनमें से ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। प्रभावित राज्यों को 3,296 करोड़ रुपया भी जारी किया गया, यानी जो योजनाएं बनाई गई वो जल्दी कार्यान्वित भी हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए भी फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस वो होते हैं जहां उन्हें अधिकतम दूरसंचार और अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्हें भी बनाया गया राज्य खुफिया एजेंसियों और साथ ही स्पेशल फोर्सेस
जैसे ग्रे हाउंड फोर्सेस, इनके लिए भी विशेष ढांचागत परियोजनाएं हैं जिनको मंजूर किया गया ताकि हमारे सुरक्षा बल सही माहौल में सभी सुविधाओं के साथ और सभी जो उनके अस्त्र शस्त्र चाहिए उनके साथ वो काम कर सके। और ये तमाम वो पहल हैं जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो सका कि जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे कि किस तरीके से वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जमीन पर बदलाव नजर आ रहा है। और इसी वजह से सरकार ने लक्ष्य रखा है अगले 2 साल में इसका खात्मा। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष, और हमारा आज का विशेष कहता है वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। वामपंथी उग्रवाद जो कई राज्यों में फैला है और इन सभी राज्यों में साथ साथ सभी राज्यों में एक साथ सरकार ने विभिन्न आयाम पर एक साथ काम किया, विभिन्न मोर्चों पर एक साथ काम किया और उसी का ये परिणाम है कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरीके से वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में सरकार ने सफलता पाई, जिसके बाद अब ये लक्ष्य हमारे सामने है। हमारे साथ इस वक्त विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे, हमने आंकड़े सामने रखे हैं कि कैसे बदलाव हुआ, कैसे सरकार एक बहुआयामी सोच के साथ इस समस्या के खात्मे के लिए लगातार प्रयासरत रही है। ये जो 2 साल का एक प्रतिबद्धता, एक संकल्प सरकार ने लिया है, विक्रम जी, ये किस तरह आपको लगता है कि अब तक जो काम हुआ उसके आधार पर ये हम हासिल कर सकते हैं? मधु जी नमस्कार। ममता जी नमस्कार। मैं इस भयावह स्थिति को स्वयं झेल चुका हूं और ये जो स्थिति थी इस पे काबू पाने के लिए कमर जो कसी गई है वो एक अभूतपूर्व है, जिसके लिए मैं शासन प्रशासन सबको शुभकामनाएं दूंगा। 2008 में जब पुलिस महानिदेशक बैठक हुई थी तो उसमें अजीत डोवल साहब जो आज हमारे एनएसए हैं, तब डायरेक्टर आईबी थे, उन्होंने कहा था पूरे भारत के 40% भूभाग पे चरमपंथियों का नियंत्रण है। 40% पे, 1-2% पे नहीं। और तब की भयावह स्थिति जब मालूम पड़ता था जहानाबाद, छत्तीसगढ़, दांतेवाड़ा, रोज एक न एक भयावह कांड होते थे। आज 2 साल का जो 0 टॉलरेंस की लिमिट है कि 2 साल में सफाया कर देंगे, ऐसा कभी भी शुद्ध संकल्प नहीं आया था और ये भीष्म प्रतिज्ञा पूरी होती दिखाई पड़ रही है। पूरी होती कैसे दिखाई पड़ रही है? आपने स्वयं कहा 2004 से लेकर 2014, 14 से लेकर 23 तक जो गिरावट सिक्योरिटी फोर्सेस की मौतों में, जनता के लोगों की मौतों में और जिस तरीके से सुरक्षा बल की जो मौतें थी उनमें गिरावट आई है, और 1-2% नहीं 50% से ऊपर इसमें गिरावट आई है, वो अत्यंत संतोष का विषय है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का उच्चीकरण किया है, आपने बताया फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, आपने बताया हथियारों की खरीद, आपने बताया सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के ऊपर दूना खर्चा अब किया जा रहा है, दूना बजट हो गया है 9 साल के अंतर्गत। और यही नहीं, अनुग्रह धनराशि 5 से 20 और 20 से आज 40 लाख कर दी गई है। यह स्पष्ट इंगित करता है कि शासन प्रशासन ने बिल्कुल संकल्प ले लिया है। दूसरा जो बड़ी चीज जो आपकी कामयाबी का एक द्योतक है, एरिया डोमिनेशन। एरिया डोमिनेशन आपने सीआरपीएफ, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिन्होंने जो अप्रतिम जो त्याग होता है और जो शहादत होती है उसको देने के बाद भी वो चूके नहीं, और उन्होंने आज 195 नए शिविर स्थापित किए, 44 और उस खराब स्थिति में, उस खराब टेरेन में ये शिविर लगे हुए हैं जहां पर कि आवागमन भी संभव नहीं है। और इन शिविरों के कारण विक्रम जी 2014 में जब सरकार आई, सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल की और ये जो सोच थी कि हमें सुरक्षा बलों को उनके शिविर वहां लगाने पड़ेंगे जहां पे, ताकि नक्सलियों का खात्मा किया जा सके। 2016 में जब मैं इन राज्यों में इन विभिन्न जगहों पर गई जहां पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे विकास का जायजा लेने के लिए, वहां हमने ये देखा कि किस तरीके से गांव की लड़कियां डरती थीं कि कैसे उन्होंने शव देखे हैं स्कूल जाते हुए, वो शव पर पैर रख के स्कूल जाते थे। छोटे छोटे बच्चों की कहानियां हमने देखी। उसके बाद आज का ये दिन, कहां तक आपको लगता है कि ये बदलाव, ये जो विश्वास एक आम जन में भी आया कि जो विकास के कार्य किए गए, कि ये विश्वास आम जन का, इसके साथ सुरक्षा बलों को जोड़कर सरकार ने जो रणनीति तैयार की वो कहीं ना कहीं बहुत सार्थक साबित हो रही है? ये आपकी तपस्या फलीभूत हो रही है। ये आसान काम नहीं था। यह सरकार की, शासन की भीष्म प्रतिज्ञा थी जो परमात्मा ने आज उपकृत किया है और पुरस्कृत किया है, क्योंकि आपने स्वयं अप्रत्यक्षदर्शी हैं उस भयावह स्थिति की। क्योंकि आपने मोबाइल टावर लगाए,
नक्सलियों ने उसको काट के गिरा दिया। आपने पुल बनाया, सरकार ने पुल को ब्लास्ट करके उड़ा दिया, थाने के थाने उड़ा दिए गए, वीआईपीज की टारगेट हत्या की गई। और जिस तरीके से ये जबरन धन वसूली करना, ठेके पर हत्या कर देना, धन वसूली का ये आलम तक बताते थे 1500 करोड़ की उगाही तो केवल एक प्रांत में थी। और इतनी सफलता अगर आज प्राप्त हुई है तो उसकी सीक्रेट है एरिया डोमिनेशन और बिल्कुल जो संकल्प है जीरो टॉलरेंस का 2 साल में। क्योंकि ये स्थिति जब मैंने आपको 2008 में बताया था, ये मालूम नहीं पड़ता था कभी ये चरमपंथी नियंत्रण में आएंगे भी कि नहीं आएंगे। जहानाबाद जेल एस्केप ले लीजिए, ट्रेन हाईजैक हो रही हैं, दांतेवाड़ा में हमारे जवानों के साथ किस तरीके के निर्मम हत्याकांड किए जा रहे थे। लेकिन आज ये सुखद और सफल अनुभव है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित है कि शासन प्रशासन ने आज उसका वरद हस्त है। एरिया डोमिनेशन, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम कि उन्होंने 195 प्लस 44 जो कैंप लगाए हैं। एरिया डोमिनेशन बिल्कुल स्पष्ट है। और जो वहां की स्थितियां थी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने इस क्षेत्र को देखा है। नक्सलियों में आतंक पैदा करने की एक प्रवृत्ति होती है। वो कहते थे जो भी पुलिस को सूचना देगा ये हमारी मदद नहीं करेगा, उसको 6 इंच छोटा कर देंगे। 6 इंच छोटा करने का मतलब गणासे से गला काट देंगे और फिर उसी के रक्त से लाल क्रांति जिंदाबाद, माओ सेतुंग जिंदाबाद, इस तरीके के बेहूदे नारे उसी के खून से, सिर्फ इसलिए कि जनता में भय और आतंक व्याप्त हो जाए। लेकिन आज ये एक सफल एक अनुभूति हो रही है, एक सफलता की अनुभूति हो रही है, एक आत्मतृप्ति की अनुभूति हो रही है कि शासन प्रशासन पैरामिलिट्री की तपस्या से आज चरमपंथी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। विक्रम जी, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सरकार ने जो वामपंथी उग्रवाद के साथ जुड़े हुए लोग थे उनके सरेंडर पर भी ध्यान केंद्रित किया। जो लोग इस राह को छोड़ना चाहते थे उनको कई तरीके के इंसेंटिव्स दिए ताकि वो पुलिस के साथ जुड़कर उनकी सहायता करें। जाहिर है कि उनकी जो रणनीति होती है और पुलिस की और ये हमारे सुरक्षा बलों की रणनीति, उसके बीच में एक संबंध होना बहुत जरूरी होता है। आपको कहां तक आपको तो खुद स्वयं अनुभव है इस बात का, लेकिन कौन सी ऐसी विशेष इस तरह की पहल रही हैं जिसके माध्यम से हम आज इस लक्ष्य के बारे में सोच पा रहे हैं कि 2 साल में इनका पूरा खात्मा हो जाए? क्यों ना हो, क्योंकि सरकार की विश्वसनीयता बिल्कुल अपनी शिखर पे है। क्योंकि जो कहा है, जो वादा किया पूरा किया जाएगा, उनके साथ कोई धोखा नहीं होगा। एरिया कमांडर्स जिनके ऊपर 5-5, 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार है घोषित, वो अगर आके अपने हथियार के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, इसका एक ही निहितार्थ है, एक ही निष्कर्ष है कि उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, पुलिस पर, प्रशासन पर पूरा विश्वास है। तभी वो विश्वास करके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक भी केस ऐसा नहीं है कि आत्मसमर्पण करने कोई चरमपंथी आया हो और उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। और ये हमारे सबके लिए ये गौरव का विषय है। और उनके रिहैबिलिटेशन, उनके ऊपर किसी प्रतिशोध की भावना से कोई कार्रवाई का न करना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। टेकी मधु कुमार, ये लड़का बीटेक किया था इसने, और इसने 3-4 कारखाने लगाए। एक जगह बैरल ग्रुप, एक जगह बट ग्रुप, एक जगह असेंबली ग्रुप। और ये रॉकेट लॉन्चर्स नक्सलियों के लिए बनाता था। और इसके रॉकेट लॉन्चर्स इतने भयावह और इतने वो केपेबल थे कि उनसे उनकी मारक क्षमता बहुत ही प्रभावशाली थी। लेकिन टेकी मधु कुमार ने न केवल आत्मसमर्पण किया, बल्कि पुलिस ने भी उसके साथ कोई अमानवीय कृत्य नहीं किया। और जब एक रेपुटेशन बन जाती है और एक अवधारणा बन जाती है कि पुलिस धोखा नहीं करेगी, तो एक फिर स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। एक के बाद एक करके एरिया कमांडर्स आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जी, हमारे साथ दिलीप त्रिवेदी, डीजी सीआरपीएफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आप पूर्व डीजी हैं सीआरपीएफ के। और दिलीप जी, जब इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाया जाता है और देखा जाता है कि कैसे सीआरपीएफ के कैंप्स कुछ दूरी के ऊपर बने रहते हैं, इन कैंप्स पर हमले भी होते हैं, हमारी सुरक्षा बलों की जान भी जाती है, लेकिन वो जोश, वो जज्बा कम नहीं होता। सीआरपीएफ की जो योगदान रहा है अभी तक वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में केंद्र सरकार की रणनीति के तहत जो योगदान रहा है, वो किस तरह का, किन मायनों में महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, सीआरपीएफ का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। जो मेन लीड एजेंसी है उस एरिया में फॉर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, वो सीआरपी है और सीआरपीएफ ही रही है। क्योंकि इसका बैकग्राउंड ये अगर आप देखिए तो ये था कि जब ये उग्रवाद यहाँ शुरू हुआ तो बहुत कम रिसोर्स थे लोकल पुलिस के पास उसको डील करने के लिए। वो कर नहीं पाते थे उसको, मतलब उनकी क्षमता नहीं थी। तो उस बैकग्राउंड में सीआरपीएफ इंडक्ट करी गई थी, काफी मात्रा में इंडक्ट करी गई थी। और ग्रेजुअली सीआरपीएफ ने अपने उस
अपने काम से वहां पे इसको काफी कंट्रोल किया है, इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को। और आपका कहना सही है कि जो हमारी रणनीति ये थी कि इंटीरियर एरिया में हम लोग जाके वहां पे वो करें और ज्यादा वो बनाएं जो कैंप्स हैं, क्योंकि वहां पे पुलिस स्टेशन नहीं थे, वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं थी किसी किस्म की। तो हम लोगों को बार बार इंटीरियर एरिया में जाके कैंप्स बनाने पड़े, एक पुलिस प्रेजेंस फील कराना पड़ा कि उस एरिया में पुलिस का प्रेजेंस है। उसमें कई दफे हम लोगों को काफी क्षमता भी हुई। फिर लोकल थाने भी बाद में फोर्टिफाई हुए, लेकिन बेसिकली इंटीरियर एरियाज में घुस के कैंप्स एस्टेब्लिशमेंट करना और वहां पे लोगों को एहसास दिलाना कि एक पुलिस प्रेजेंस है, रूल है, लॉ एंड ऑर्डर की एक एजेंसी है यहाँ पे जो उसको देखेगी, ये सीआरपीएफ का मुख्य काम रहा है, जिसकी वजह से आज ये समस्या मोरलेस काफी बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गई है। जी, सीआरपीएफ के जो कैंप्स होते हैं, आपने खुद ही बताया कि बड़े इंटीरियर्स में जाकर, अंदरूनी इलाकों में जाकर बनाए जाते हैं। बहुत से कैंप्स ऐसे हैं जिनके आसपास जंगल का ही क्षेत्र होता है, जहां पर ये वामपंथी छिपे भी होते हैं। ऐसे में क्या ऐसे चैलेंजेस और चुनौतियां रही जिनसे पार पाने के लिए सीआरपीएफ को स्वयं भी आगे बढ़कर कुछ नई पहल करनी पड़ी? एक तो सबसे बड़ी समस्या वहां पे ये डीपली फॉरेस्टेड एरिया है और उसमें आपका जो मूवमेंट है, बिकॉज एडम मूवमेंट भी होता है, लोग छुट्टी में भी आते हैं, आपको फूड सप्लाईज भी वहां पहुंचानी है, ऐसी जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट्स है उसको ये लोग वॉच करते हैं एंड दे उस टाइम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं जब आपके कॉन्वॉयज मूव कर रहे हो उसमें, या आपके आदमी छुट्टियों पे जा रहे हैं, या कोई चेंज हो रही है कोई यूनिट एक जगह से दूसरी यूनिट, तो उसको ये वॉच करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इस सबको बड़ा सीक्रेट रखना, कि ये सब चीजें किसी को बाहर ना हो, और इसको बिल्कुल रैंडम तरीके से करना, कोई इसमें कोई सिस्टम ऐसा ना हो कि वो लोग उसको फिगर आउट कर पाए कि ये होने वाला है, उसको अचानक तौर पे करना, उसको इस तरह से करना। यहाँ तक कि कई दफे हम लोग अपने जवानों को सादे कपड़े में छुट्टी में भेज देते थे प्राइवेट बसेस में, जिससे कि वो ना पता ना लगे नक्सल्स को कि हमारे आदमी मूवमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपकी जो मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करना। रात के समय सबसे वनरेबल होते हैं फॉरेस्ट में, तो रात के समय आपको कैंप के अंदर बड़ी सुरक्षा रखनी है, इंश्योर करना है कि कैंप के अंदर लाइट ना जले, क्योंकि बाहर से अगर अंदर लाइट दिख रही है तो वो आपको आदमी को स्नाइपर के तरीके से पिकअप कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं, ऑपरेशनल चीजें होती हैं, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है बेसिकली यू हैव नॉट, उन नक्सल्स को आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देनी कि वो आपका सिस्टम समझ पाए और उसमें किसी तरह से आपको पेनिट्रेट कर पाए। जी जी, विक्रम जी, एक बात हम समझते हैं वो ये भी कि जैसे जैसे सड़कें बनती गई, जैसे जैसे संपर्क बनता गया, वैसे वैसे हमारे सुरक्षा बलों के लिए भी आवाजाही आसान होती गई और उसी के साथ ये ऑपरेशंस और ज्यादा सफलता के साथ हम कर पाने में भी सक्षम होते गए। ऐसे में ये जो निगरानी की बात हो रही है या मॉनिटरिंग की, ताकि रिवाइवल ना हो जाए, दोबारा से वामपंथी अपने पैर ना जमा सके उन क्षेत्रों से जहां से इनको खाली कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है, मार के भगा दिया गया है, ये किस मायनों में इसको संभव किया जा सकता है? क्योंकि वही बात कही जाती है कि सिविल प्रशासन के साथ उनका साथ मिलना, इसमें सहयोग मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। निसंदेह ममता जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इसके खात्मे के लिए परम आवश्यक है। ये प्राण ऊर्जा है। सड़क बन जाती है, कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, रोजगार बढ़ते हैं, एनजीओस का मूवमेंट अच्छा होता है, टेलीकम्युनिकेशन और अच्छा होता है, चिकित्सा व्यवस्था और शासन प्रशासन और संसाधन पूर्ण हो जाता है, लोगों के आवागमन की सुविधा बढ़ती है, रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस अच्छा हो जाता है। ये फिर विकास के चौतरफा आयाम खुल जाते हैं और जिसकी वजह से एक आपको विकास, रोजगार, पारदर्शी प्रशासन और सबसे बड़ी चीज पुलिस और पैरामिलिट्री का मूवमेंट, उसका आवागमन सहज और सरल हो जाता है, जिसके कारण ममता जी अगर कोई अनिवार्यता होती, आवश्यकता होती है तो सहायता तुरंत पहुंचती है और एरिया डोमिनेशन अभूतपूर्व तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए इन तमाम पहलुओं के बाद ममता जी ये जरूरी हो जाता है कि ये पहले भी हो सकता था, लेकिन अगर आज हुआ है, ये एक सुखद अनुभव है देश के लिए और इसको एक करारा जवाब मिला है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कि उसके खात्मे की तरफ ये सड़क, टेलीकम्युनिकेशन और ये तमाम विकास के जो नए आयाम आए हुए हैं। बिल्कुल, और इसके साथ हमारे सुरक्षा बलों का हौसला और जज्बा जिनके कारण ये सब संभव भी हो पाया। और
उम्मीद करते हैं और ये पूरा विश्वास है सबको कि जो केंद्र की प्रतिबद्धता है और संकल्प है उस पर वे पूरा उतरेंगे। देशवासी उनके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी और विक्रम जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वामपंथी उग्रवाद का खात्मा, जिसके लिए निर्णायक मोड़ पर इस वक्त हैं हम, और 2 साल में इसके खात्मे को लेकर संकल्प ले चुकी है सरकार। और फिलहाल यहाँ पे न्यूज नाइट में वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के लगातार होते खुलासे पर बीजेपी लगातार हमलावर तेवर अपनाए हुए है। बुलेटिन के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे यही खबर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन दिनक दिन दिनक दिन दिन दिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटेड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटेड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद खबर आरबीआई से जुड़ी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई एमपीसी की बैठक में प्रमुख ब्याज दर यानी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया और इस तरह रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा गया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक 4 अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो आज खत्म हो गई और इस बैठक में रेपो रेट, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी द्विमासिक समीक्षा में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए इसे 6.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक से जारी बयान के अनुसार व्यापक आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन के बाद समिति ने लगातार चौथी बार ब्याज दरें अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and bank rate at 6.7%. खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा अगस्त और जुलाई से कम रहेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति इस साल वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर 4.6% रह गई है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में ये 7.3% थी। Last year in the first quarter it was 7.3%. This year in the first quarter the headline inflation moderated to 4.6%. A significant easing of inflation pressures from its exceptionally high level in July and August is expected to materialize in September as the impact of fleeting food price shocks wane. Further, underlying inflation pressures are
also moderating while the impact of past monetary policy actions is still unfolding. भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान के अनुसार 2023 से 24 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। 2024 से 25 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ मुंबई से श्यामा मिश्रा और अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 अक्टूबर को नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय P20 शिखर सम्मेलन द्वारका में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा। G20 के अंतर्गत P20 सदस्य देशों के संसदीय अध्यक्षों का एक समूह है और इसका उद्देश्य वैश्विक शासन में संसदीय प्रणाली के आयाम सामने रखना है। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक सफलता और भव्यता को दुनिया ने देखा और सराहा। अब दिल्ली के द्वारका में IICC यशोभूमि में 13 और 14 अक्टूबर को पार्लियामेंट 20 का आयोजन होने जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 13 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान कुल 4 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों के दौरान सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के लिए एजेंडा 2030, उपलब्धियों का प्रदर्शन, प्रगति में तेजी लाना, सतत ऊर्जा परिवर्तन, हरित भविष्य के प्रवेश द्वार, लैंगिक समानता को मुख्य धारा में लाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के साथ सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन विषय पर चर्चा होगी। इन सत्रों में इस बात पर खास तौर पर विचार विमर्श होगा कि G20 सदस्यों और अतिथि देशों की संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है। शिखर सम्मेलन का आयोजन साझा बयान के साथ होगा, जिसमें G20 सरकारों में समानता, समावेशिता और शांति के आधार पर प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान का आग्रह किया जाएगा। P20 सम्मेलन के आयोजित करने का उद्देश्य वैश्विक विषयों पर समकालीन चुनौतियों और उसका समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से संसदें अपनी अपनी संप्रभुता में इस विषयों पर चर्चा करे, सार्थक संवाद करे, नीतियां कानून बनाने में हम किस तरीके से वैश्विक चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। दिल्ली में होने जा रहे सम्मेलन के लिए G20 पार्लियामेंट शिखर सम्मेलन 13-14 अक्टूबर को है, लेकिन सम्मेलन की शुरुआत से पहले 12 अक्टूबर को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के बारे में संसदीय मंच का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके साथ ही भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं की जानकारी के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी नाम से प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण पर जीवन शैली पर एक नया दृष्टिकोण दिया है और ये दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर सबने माना है। इससे संसद के प्लेटफॉर्म पर भी इस विषय पर व्यापक चर्चा होगी। उद्घाटन सत्र का विषय हमने लोकतंत्र की शक्ति, क्योंकि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र हमारी ताकत है, सामर्थ्य है। दुनिया में लोकतंत्र शासन सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, ये लोगों ने माना है। इससे हमारी जिम्मेदारी और हो जाती है कि हम लोकतंत्र की शक्ति पर उद्घाटन सत्र पर इसके कार्यक्रम की शुरुआत करें। 13 अक्टूबर को सम्मेलन में शिरकत करने वाले प्रतिनिधि नए संसद भवन भी जाएंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। गौरतलब है कि G20 के तहत पार्लियामेंट 20 एक ऐसा समूह है जिसमें G20 देशों के संसदों के अध्यक्ष शामिल हैं। इस समूह का मुख्य उद्देश्य संसदों को वैश्विक शासन व्यवस्था के साथ जोड़ना है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सच्चाई आज जनता के सामने है। अन्ना आंदोलन से राजनीति में प्रयोग और कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली राजनीतिक पार्टी का सच जनता के सामने आ गया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया
कि देश के लोकतंत्र के लिए राजनीति में प्रयोग घातक साबित हो सकता है। अब किसी भी प्रकार का प्रयोग भारतीय राजनीति के लिए घातक हो सकता है। यह मेरे विचार से आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के इस चरित्र के बाद यह भी एक विचार के लिए तथ्य देश की जनता के सामने है। एक के बाद एक जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उभर के सामने आते जा रहे हैं, मुझे लगता है इसके बाद श्री केजरीवाल जी की बातों की निर्लज्जता और धृष्टता पूरी तरीके से जनता के सामने आ गई है। इसलिए हमारा यह मानना है कि अब यह देश की जनता के लिए भी एक विचार का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार के साथ साथ अधिकारों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के एक सांसद पर हौज खास में संरक्षित स्मारक के पास अवैध निर्माण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस अवैध निर्माण की जांच में लगे एमसीडी अधिकारियों पर दिल्ली के मेयर ने गलत तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई का खत लिखा। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि ईमानदारी से अपना काम कर रहे इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। एक अवैध निर्माण जिसकी शिकायत सरकारी डिपार्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी शिकायत दिल्ली का तहसीलदार खुद जांच कर आया है, वो अधिकारी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं कि इस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के पास अवैध निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन वो अधिकारी क्योंकि अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, तो दिल्ली की मेयर जो खुद तो कुछ लिखती नहीं है, इनको जो भी डायरेक्शन आती हैं व्हाट्सएप पे आती हैं और वो ये पत्र निकालती हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं हम दिल्ली के अधिकारियों को या दिल्ली नगर निगम को कि हम दिल्ली को लूटने आए हैं और आप इस लूट में हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम आपको काम नहीं करने देंगे। तेलंगाना में भाजपा राज्य परिषद बैठक के उद्घाटन सत्र को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तेलंगाना के एक एक गांव की हर समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के सशक्तिकरण का काम मोदी सरकार ने किया है। तेलंगाना के एक एक गांव में जाकर के हिम्मत के साथ कह सकता है कि देश के भी विकास का समाधान बीजेपी के पास है, प्रदेश को भी आगे ले जाने का समाधान बीजेपी के पास है और इलाके का विकास का भी समाधान किसी और के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब हम आपसे ये बात कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आज हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम, द एम्पावरमेंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैज बीन डन बाय नन अदर बट बाय ओनली एनडीए गवर्नमेंट led by Bharatiya Janata Party and led by Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल गए हैं और अति गरीब की संख्या भी 1% से कम हो गई है। और ये बात IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कहा जा रहा है। 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ जनता, approximately 70% of the population was given प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राइस और 5 किलो wheat and 1 किलो pulse, and this has been continued। और इससे क्या हुआ, और इसमें भी आप समझ लीजिए 80 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख यानी 2 करोड़ लोग कहीं और के नहीं हैं, तेलंगाना के साथी हैं जिनको यह राशन मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं, इसको आपको याद रखिए। इट इज द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF सेज that 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल में निकाल दिया।
असली एनसीपी कौन? इस बड़े सवाल पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और इसी मुद्दे को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने आज चुनाव आयोग में दस्तक दी और अपना पक्ष रखा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं। चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं। उन्होंने बताया कि पहले प्राथमिक रूप से हमें सुने और फिर निर्णय करें कि कोई विवाद है या नहीं। उनकी दलीलों पर सुनवाई अब सोमवार को होगी। शरद पवार जी हमारे साथ खड़े हैं। हम लोग अभी पेश हुए विस्तार से विस्तृत रूप से लगभग 2 घंटे की पेशगी हुई है। चुनाव आयोग के समक्ष मुख्य रूप से 2-3 बातें हुई हैं जो हमने रखी। पहले हमने ये बड़ा स्पष्ट कहा कि आपने अभी तक हमें बिना सुने कोई विवाद है कि नहीं, कोई डिस्प्यूट है कि नहीं, आपके अनुच्छेद के अंदर वो निर्णित कर लिया है। वो गलत होगा। पहले हमको सुने प्राथमिक रूप से और फिर निर्णित करें कि कोई डिस्प्यूट विवाद है कि नहीं। दूसरा, हमने सुनवाई नेचुरल जस्टिस का मुद्दा भी उठाया। हम रिस्पोंडेंट्स हैं, हम जवाबदेही करते हैं, इसलिए हमने ये पहले रूप से प्राथमिक विरोध किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो हमारा ये प्राथमिक विरोध इस वक्त प्राथमिक रूप से नहीं मान सकते। वो उन्होंने निरस्त किया है, लेकिन हमें आश्वस्त किया है कि जब याचक जो कि दूसरी तरफ है वो अपने सभी बहस दलील खत्म कर लेंगे तब हमको विस्तार से सुना जाएगा। और न्यूज़ नाइट में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी आपदाग्रस्त सिक्किम की। सिक्किम को केंद्र हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। न्यूज़ नाइट में आगे आपको दिखाएंगे यही खबर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और ब्रेक के बाद बात सिक्किम की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता से खड़े होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। केंद्र ने सिक्किम को राज्य आपदा मोचन निधि से अपना हिस्सा जारी करने को मंजूरी दी है, तो वहीं राज्य में हुई क्षति का आकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम का गठन भी किया गया है। राज्य में आई आपदा में अब तक लगभग 40 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 200 लोग अभी भी लापता हैं। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में तकरीबन 40 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है और करीब 200 लोग इसमें अभी भी लापता हैं। नदी में उफान के कारण तीस्ता बेसिन में स्थित डिक्चू, सिंगतम और रंगपो सहित कई कस्बों में भी बाढ़ के हालात हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में 3000 से भी अधिक पर्यटकों के फंसे होने की भी सूचना है। कलिम्पोंग के तीस्ता बाजार क्षेत्र में बड़ी संख्या में इमारतें और वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। इमारतों के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की टीमें तीसरे दिन तीस्ता नदी बेसिन और निचले उत्तरी बंगाल में कीचड़ और तेज बहते पानी के बीच लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में फंसे लोगों को निकालने के प्रयास जारी हैं। District administration has been helped by local people, and Sikkim police is there nicely, and a battalion of IRB is there. So we are enough people over here. So we try and do whatever needed at this hour of juncture. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सिक्किम के साथ पूरी एकजुटता से खड़ी है। केंद्र सरकार ने सिक्किम सरकार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के प्रभावित लोगों को राहत उपाय प्रदान करने में मदद के लिए वर्ष 2023-24 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से केंद्रीय हिस्से की 44.80 करोड़ रुपए राशि की दोनों किस्तें जारी करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, बादल फटने, फ्लैश फ्लड के कारण राज्य को हुई हानि का आकलन करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम का गठन किया है, जो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस केंद्रीय टीम के आकलन के आधार पर सिक्किम को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी जाएगी। केंद्र सरकार उच्चतम स्तर पर 24 घंटे सिक्किम की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्र सरकार इस गंभीर स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में योगदान के लिए समय पर रसद संसाधन जुटाकर पूरी सहायता प्रदान कर रही है। प्रदान की गई रसद सहायता में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की पर्याप्त टीमों की तैनाती, भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों और सेना के जवानों सहित आवश्यक खोज और बचाव उपकरण शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। मुंबई के गोरेगांव में स्थित एक 7 मंजिला इमारत में आज तड़के आग लग गई। इस हादसे में करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकतर लोग मृत्यु जलन से नहीं बल्कि दम घुटने से उनकी मौत हुई, क्योंकि वहां घना धुआं फैला हुआ था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आग में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सभी घायलों का इलाज सरकारी खर्च पर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरेगांव हादसे पर दुख जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि का ऐलान किया है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मुहैया कराई जाएगी। और न्यूज़ नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे बात। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। इस खबर पर डालेंगे नजर ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अगर छोले वाले का
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, थारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास पे यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। अमेरिका ने कहा है कि वो भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत से अमेरिकी संबंधों की सराहना करने के साथ साथ चीन को चुनौती के रूप में रेखांकित किया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में भारत अमेरिकी संबंधों को दोनों देशों के लिए सकारात्मक करार दिया। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भारत से अमेरिकी संबंधों की सराहना करने के साथ चीन को चुनौती के रूप में रेखांकित किया। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने भारत अमेरिकी संबंधों को दोनों देशों के लिए सकारात्मक करार दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका रक्षा स्तर पर भारत के साथ अपने संबंधों की बहुत सराहना करता है। We very much appreciate our relationship with India on a defense level. We continue to foster a stronger defense partnership with India, and that is something that I think you'll continue to see us do going forward. इसके साथ ही अमेरिका भविष्य में भी भारत के साथ मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखेगा। 1997 में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार लगभग न के बराबर था, जबकि आज यह बढ़कर 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह साझेदारी तेज रफ्तार से बढ़ती रहेगी। चीन को चुनौती बताते हुए पैट राइडर ने कहा कि वो कई बार रिश्तों की रफ्तार में बाधक बना है। Well, yeah, we've been very clear on this, right? China remains the pacing challenge for the Department of Defense, and we do appreciate the partnership that we have with India and other countries in the Indo-Pacific region when it comes to preserving individual nations' sovereignty and abiding by the international rules-based order that has preserved peace and stability for many years. उन्होंने कहा कि जब व्यक्तिगत राष्ट्रों की संप्रभुता को संरक्षित करने और अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश का पालन करने की बात आती है तो हम भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपनी साझेदारी की सराहना करते हैं। इन्हीं स्थितियों ने पिछले कई वर्षों से शांति और स्थिरता को संरक्षित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिन लगातार मजबूत हो रहा है। उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास में काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। पुतिन ने हाल ही में हुए G20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता करार दिया।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई बैठक सफल रही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में लिए गए फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद होगी बात एशियाई खेलों की। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। वाह भैया, तारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, अरे तो धाकड़ पहचानो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। मारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़, ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। और न्यूजीलैंड के अंत में बात एशियाई खेलों की करें तो इस बार 100 के पार यानी 100 पदक का आंकड़ा पार करना भी तय हो चुका है। आज का दिन कैसा रहा, आपको छोड़े जा रहे हैं एशियाई गेम्स के ही इस स्पोर्ट्स रैप के साथ। आप देखिए ये स्पोर्ट्स रैप और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एशियाई खेलों में भारत ने हॉकी में एक बार फिर परचम लहरा दिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने एक तरफा फाइनल में जापान को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 19वें एशियाई खेलों में ये भारत का 22वां स्वर्ण पदक रहा। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तीरंदाजी में भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। अतानु दास, तुषार शेलके और धीरज बोमा देवारा ने ये पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष ब्रिज टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। भारतीय टीम को फाइनल में हांगकांग के खिलाफ शिकस्त मिली। तीरंदाजी में भारत की अंकिता भकत, सिमरनजीत और भजन कौर की महिला रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीता। महिला टीम ने कांस्य पदक के मैच में वियतनाम को हराया। एशियाई खेलों में बैडमिंटन में पुरुष एकल वर्ग में एचएस प्रणॉय को कांस्य पदक मिला। बैडमिंटन के सेमीफाइनल में प्रणॉय को चीन के ली शिफेंग के हाथों 16-21, 9-21 से हार का सामना करना पड़ा। एशियन गेम्स में बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में भारत को ये पदक 41 साल बाद मिला है। भारत ने सेपक टैक्रो में ऐतिहासिक कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने रेगू ट्रायो में ये पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में थाईलैंड के हाथों 10-21, 13-21 से शिकस्त मिली।